Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination. I am Rajiv Sharma and I am here with you to discuss about the current affair topics for your examination. Daily हम लोग कुछ current affairs के topics को देखते ही हैं. So let us start the today's topic without waiting. सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारे सामने आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर इस समय. दैट इज अभ्यास सूर्य किरण. व्हाट इज अभ्यास सूर्य किरण और इसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है. पहली, this exercise is being held by Indian Army with the Army of Nepal. यानी कि नेपाल और इंडियन आर्मी के बीच में एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है जिसे हमने अभ्यास सूर्य किरण नाम दिया है. ठीक है. दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. द इंपॉर्टेंस इज कि देखिए नेपाल आर्मी एंड इंडियन आर्मी दोनों की एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देता है. वो क्या है जो अदर आर्मीज या दुनिया की मोस्ट ऑफ द आर्मी से डिफरेंट है. ये कि दोनों ही आर्मीज जो हैं वो हाई टेरेंस यानी कि हाई बैटल फील्ड्स पर लड़ने के लिए कंपैटिबल है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है उनके लिए. क्यों? क्योंकि उनके बॉर्डर शेयरिंग इस तरह से है. दैट मींस अगर आप इंडियन आर्मी की बात करते हो सो एलओसी एंड एलएसी दो मेन जो टेंस्ड बॉर्डर माने जाते हैं, मेन फ्रंट एरियाज है इंडियन आर्मी के लिए, वो दोनों ही हिमालयन रीजन्स में आते हैं. चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइनीज बॉर्डर हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तानी बॉर्डर हो. इसी तरीके से अगर नेपाल की आप बात करते हो तो नेपालियन बॉर्डर्स विद द तिब्बत, चाइना एंड द इंडिया, राइट. या आप ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात कर लेते हो तो सारे बॉर्डर्स वहां पर हिमालयन टेरेंस पर ही हैं. तो दोनों आर्मीज जो हैं अपने इन्हीं वॉर स्ट्रेटजीज को इसमें शेयर करते हैं. दूसरा, जो हर एक डिफेंस एक्सरसाइज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू इंक्रीज द इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि एक आपसी सामंजस्य तालमेल को बैठाना या उसे बढ़ावा देना, अपने नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को शेयर करना एक दूसरे के साथ, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नई टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ शेयर करना ताकि एडवांसमेंट बिटवीन द फोर्सेस को इंक्रीज किया जा सके, राइट. और नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ इट, अपने सैनिकों के हाथ पैरों को चलाते रहना सो दैट क्या हो, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू वॉर कंडीशंस के लिए हमेशा रेडी रहें या किसी भी काउंटर इंसर्जेंसीज के लिए हमेशा रेडी रहें, राइट. चलिए, इस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण. कहां हो रही है? इंडिया और नेपाल के बीच में हो रही है. तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, किसके साथ होती है भारत की एक्सरसाइज सूर्य किरण? आप बताइए. नेपाल के साथ होती है. ये बाइलेटरल है, दो देशों के बीच में हो रही है क्योंकि. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, ये एनुअली होती है यानी कि हर साल होती है. तो सर हर साल होती है या होगी, मतलब क्या ये इसका पहला एडिशन था? नहीं सर, ये इसका पहला एडिशन नहीं था. क्यों? क्योंकि सर इस एक्सरसाइज को पहली बार 2011 में शुरू किया गया था. तो इसका स्टार्टिंग ईयर जो है, यानी कि पहला एडिशन जब इसका किया गया था तो वो 2011 में किया गया था. इस बात को हमें ध्यान रखना है. ऑलराइट, चलिए. तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है. इट इज अ कंप्लीट फैक्चुअल. नेक्स्ट टॉपिक इज यूपीआई टिप्स, एग्रीमेंट या इंटरलिंकिंग. भारतीय रिजर्व बैंक यानी इंडिया का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसने यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें यूपीआई और टिप्स को इंटरलिंक किया जा रहा है. मतलब इंडिया का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और यूरोप का क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक. ये पहली चीज आपको याद रखनी है इसमें. दूसरी चीज, ये यूपीआई क्या है, टिप्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. इंडिया में इमीडिएट डिजिटल पेमेंट्स और उनके सेटलमेंट्स के लिए एक फैसिलिटी शुरू की गई जो सबसे पहले भारत में 2016 यानी कि 2016 में शुरू की गई थी, अप्रैल 2016 में, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. इसी तरीके की एक 24/7 पेमेंट ट्रांजैक्शंस या सेटलमेंट फैसिलिटी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, वो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स तो हैं ही हैं, साथ ही साथ वो यूरो को एज अ करेंसी यूज करते हैं. किसको एज अ करेंसी यूज करते हैं? यूरो को एज अ करेंसी यूज करते हैं. उनके लिए शुरू की गई थी जिसका नाम रखा गया है टिप्स, यानी कि टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट. कहां पर यूज किया जा रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसे यूरो सिस्टम या यूरो जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसमें यूज किया जाता है. इसकी जो करेंसी होती है वो यूरो होती है. मतलब यूरो में ट्रांजेक्शन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज करते हैं. अब इससे फायदा क्या होने वाला है? ये हो रहा है कि जो यूपीआई फैसिलिटी है वो टिप्स फैसिलिटी के साथ इंटरलिंक करेगी. मान के चलो जैसे आप यूरोप में रहते हैं और आप वहां नौकरी कर रहे हैं. हर महीने कुछ पैसे अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से आप अपने घर पर इंडिया में भेजते हैं, या आपको इंडिया से यूरोप में कुछ पैसों की जरूरत है. तो ऐसी कंडीशन में अभी
आपको एक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से होकर गुजरना है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी आ जाती है तो हम जिस तरीके से डेली यूज में रिटेल पेमेंट्स के लिए यूपीआई का यूज करते हैं, उसी तरीके से आप इंडियन यूपीआई के थ्रू यूरोपियन बैंक को इंडियन बैंक या यूरोपियन बैंक और इंडियन बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। या अगर आप यूरोप से हैं तो इंडिया में डेफिनेटली। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला तो देखो, दोनों बेसिकली इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूरो में डील करती हैं या यूरो को अपनी करेंसी एक्सेप्ट करती हैं, उनके बीच में ट्रेड फैसिलिटीज डेवलप होंगी, 100% होंगी। करेंसी एक्सचेंज बढ़ेगा तो और इजी कन्वीनियंट होगा तो डेफिनेटली। दूसरी चीज क्या होगी? टूरिज्म इंक्रीज होगा। तीसरी चीज क्या होगी? माइग्रेशंस बढ़ेंगे पॉपुलेशंस के। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए एक पता है वित्तीय रुकावट, फाइनेंशियल जो बैरियर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेशंस को बेसिकली डी प्रमोट करने के लिए। तो वो अब प्रमोट होगा तो जिसकी वजह से ये भी बढ़ेंगे और एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स भी होते हैं इसकी वजह से। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, राइट। यूपीआई की इस फैसिलिटी को इंडिया में, भारत में कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो मैनेज करती है? तो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में। एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, जिसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्या होगा? ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस ऑफ पेमेंट्स जो होंगे फाइनेंशियल, उसको आप देखें तो चीपर बना देगा, फास्टर बना देगा और मोर ट्रांसपेरेंट बना देगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है हैमर वेपन सिस्टम। अरे साहब कमाल की चीज है। और इंडिया ने फ्रांस की कंपनी जो साफरन इंटरनेशनल्स के नाम से जानी जाती है, या जो साफरन आर्म्स और एम्यूनिशन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए बड़ी पॉपुलर इंटरनेशनल कंपनी ऑफ फ्रांस है, उसके साथ अभी हालिया तौर पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। और इसे भारत की जो जिस कंपनी ने साइन किया, दैट इज बीईएल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हैमर है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए, एक बड़ा जबरदस्त वेपन सिस्टम है सर। ये सरफेस टू ग्राउंड, ये सरफेस टू ग्राउंड एक प्रोजेक्टाइल माना जा सकता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो हमें वो देख लेना चाहिए, राइट। ये है क्या? समझो जरा। ये है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, राइट। क्या है ये? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये क्या है भैया? ये स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है जो एयर टू ग्राउंड, क्या एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेसिकली, इनका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, उस लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को इस तरह से तैयार होगा कि जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है जिससे वेपन लॉन्च किया जा रहा है किसी टारगेट पर, तो उस टारगेट पर वेपन लॉन्च करने के बाद वो जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है उसे सेफ किया जाता है, उसे सिक्योर किया जाता है फ्रॉम द रेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ टारगेट सेट बाय द एनिमी, यानी कि शत्रु या दुश्मन की ओर से चलने वाली किसी भी प्रकार की कोई जो हथियार प्रणाली है उससे उसे सुरक्षित रखा जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्लेन, जैसे हमारे तेजस है, राफेल है, उसके लिए इसे कंपैटिबल किया जाएगा, उसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा सिस्टम को पूरा हैमर के। तो वो क्या होगा? ये उसको फायर कर सकते हैं। कौन? तेजस हो गया, राफेल हो गया। अब होगा क्या? जैसे प्लेन है, उसने फायर किया तो वो प्लेन उस जगह से शिफ्ट हो सकता है, सो दैट वो उस रेंज से बाहर चले जाए जो उसको एयर डिफेंस प्रोवाइड करवा रहा है, और एनिमी मिसाइल से या एनिमी किसी भी वेपन से वो सिक्योर हो जाए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टैंड ऑफ। जैसे इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है अभी, तो ब्रह्मोस स्टैंड ऑफ है, राइट। तो आप समझ रहे हो स्टैंड ऑफ क्या होगा। तो इसे हम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं? पहला तो इंडियन एयरफोर्स के लिए, और किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए, राइट। तो हम लोग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इसे डेवलप कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना जो है उनकी ताकतों को बढ़ाएगा। कौन? हैमर। हैमर का फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, दैट इज हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसके नाम से जाना जाता है। इसे डेवलप किसने किया है? सर इसे फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। क्या है? साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, एसईडी, इसने तैयार किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके साथ क्या डील की? डील सर ये है कि साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 50-50% की शेयर्स पर, या अपने 50-50% के शेयर्स के साथ इस वेपन सिस्टम को डेवलप करेंगी। इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया लाई जाएगी और इसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो
किस तरीके से कि अभी जो इंडिया का प्रोडक्शन शेयर 50% होगा उसे बढ़ाकर 60% तक भी नियर फ्यूचर किया जाएगा। ये हमारी शर्त रही है जिसके लिए फ्रांस गवर्नमेंट और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस मान गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज को सेल्फ रिलायंट बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन है किसके बीच में, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एसईडी साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच में। ये फ्रांस की और ये बीईएल इंडिया की है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का है भैया, दैट इज हैली गुब्बी वॉल्केनो। व्हाट इज हैली गुब्बी वॉल्केनो? ये हालिया तौर पे इथोपिया नाम के देश में फटा है, मतलब एरप्ट हुआ है, राइट। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्टिव वॉल्केनो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक रीजन ऑफ अर्थ में आता है जो जियो आप बोल सकते हो थर्मल एनर्जी से बहुत इंपॉर्टेंटली कनेक्ट करता है और जियोलॉजिकल साइंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बेसिकली रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा होगा हैली गुब्बी वॉल्केनो के बारे में है, जिसमें एरप्शन हुआ है, ये फटा है, जिसमें लावा आपको दिखाई पड़ा है बाहर आता हुआ। स्ट्रैटो वॉल्केनो है। स्ट्रैटो वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटो वॉल्केनो का मतलब बेसिकली दैट इट इज मेड अप ऑफ द सॉलिड लावा एंड द वॉल्केनिक एश, मतलब ज्वालामुखी की राख और ठोस लावा के जमने से बना हुआ एक माउंटेन शेप्ड वॉल्केनो, पर्वतनुमा एक वॉल्केनो है, राइट। पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये मोस्ट डायनामिक एंड जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन में आता है भैया, भूगर्भिक रूप से बहुत सक्रिय क्षेत्र में आता है। कहां पर आता है ये अफार डिप्रेशन ऑफ इथोपिया में और दानाकिल डिप्रेशन के बीच में मौजूद है। तो ये डिप्रेशंस हैं, मतलब डिप्रेशंस का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो नीचे गए हुए पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्र हैं जो बहुत गहराई तक जा रहे हैं, राइट। ये इथोपिया के अफार डिप्रेशन में और दानाकिल डिप्रेशन में आ रहा है, अफार ट्रिपल जंक्शन के पास। ट्रिपल जंक्शन क्यों कहते हैं अफार रीजन को? इसे ट्रिपल जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जियोलॉजिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी पूरी अर्थ के जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं या आंतरिक बल हैं उनके ओरिजिनेशन का कारण ही टेक्टोनिक्स है। तो 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जहां आकर के मिल रही हैं, जहां मौजूद हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? अफर ट्रिपल जंक्शन। कौन कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट है, न्यूबियन प्लेट है और सोमालियन प्लेट है। अफ्रीकन, न्यूबियन और सोमालियन प्लेट्स यहां पर आकर मिलती हैं। ये तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहां पर आकर मिलती हैं और इस वजह से ये बहुत एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। वैसे तो इसमें उद्गार टाइम टू टाइम होता रहता है। इसमें वॉल्केनिक एशेस के फॉर्म में जो लावा है और जो मैग्मा है वो बाहर आता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले 1836 में इसमें इस तरह का कोई इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जो कि अब, या एरप्शन हुआ है जो कि अब आपको देखने को मिल रहा है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ इज बीइंग डिस्कस्ड इन द करंट अफेयर्स ऑन मेनी ऑफ द सोर्सेज ऑफ योर करंट अफेयर्स। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप जरूर याद रखिए। बहुत कॉमन से क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, जैसे वॉल्केनो कहां पर है, ये वॉल्केनो किस रीजन में है, अफार ट्रिपल जंक्शन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। आपको टेक्टोनिक्स भी पढ़ना चाहिए डेफिनेटली, कि पूरे वर्ल्ड में टेक्टोनिक प्लेट्स की पूरी जो जियोलॉजिकल स्टडीज हैं उसके बारे में हल्का फुल्का ज्ञान आपको होना चाहिए। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑन द अर्थ इन द ज्योग्राफी आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, तो वो डायनामिक भी और स्टैटिक टॉपिक भी है, तो इस वजह से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। चलिए आज के ये 4 टॉपिक्स हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कुछ और टॉपिक्स जो कि उस टाइम के करंट अफेयर्स में आएंगे वो डिस्कस करेंगे। यू जस्ट कीप ऑन योर स्टडी। थैंक यू।